इंडियन एग्रीकल्चर में सबसे फंडामेंटल चैलेंज प्रोडक्शन से पहले फाइनेंस का होता है। लिसन, खेती एक ऐसी एक्टिविटी है जहां इनपुट कॉस्ट पहले लगानी पड़ती है। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और इनकम महीनों बाद हार्वेस्ट के टाइम आती है। इस टाइम गैप को ब्रिज करने के लिए क्रेडिट यानी उधार की जरूरत पड़ती है। हिस्टोरिकली इंडिया में फार्मर के पास बैंक नहीं थे, तो वो मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स और लैंडलॉर्ड्स पर डिपेंड करता था। इसे हम नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस कहते हैं। स्लाइड में जो चार्ट ए 1951 का दिखाया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम 90% क्रेडिट मार्केट इन्हीं मनी लेंडर्स के हाथ में था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो लोन देते थे, प्रॉब्लम ये थी कि उनका इंटरेस्ट रेट यूजुरियस होता था, यानी इतना हाई कि फार्मर कभी प्रिंसिपल अमाउंट वापस ही नहीं कर पाता था। यहीं से डेट ट्रैप शुरू होता है। लेकिन 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन के बाद एक मेजर स्ट्रक्चरल शिफ्ट आया। गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है तो फार्मर को सस्ता और रिलायबल लोन देना पड़ेगा। इसीलिए कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और कोऑपरेटिव्स को गांव तक फैलाया गया। चार्ट बी जो करंट स्टेटस दिखा रहा है, उस विजुअल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब इंस्टीट्यूशनल शेयर बढ़कर 64% हो गया है। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज भी 36% हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के पास है, जिसका मतलब है कि मनी लेंडर्स का इन्फ्लुएंस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, स्पेशली मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए जो बैंक के कागजी कार्यवाही डॉक्यूमेंटेशन से डरते हैं। अब जरा स्लाइड के राइट साइड वाले विशियस साइकिल ऑफ इंडेटेडनेस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये साइकिल लो इनकम या क्रॉप फेलियर से शुरू होती है। जब फसल खराब होती है तो फार्मर अगले सीजन के लिए बैंक से लोन नहीं ले पाता, क्योंकि पुराना लोन डिफॉल्ट हो चुका है। मजबूरी में उसे मनी लेंडर के पास जाना पड़ता है स्टेप 2 में, जहां हाई इंटरेस्ट रेट उसके डेट को कंपाउंड करता जाता है स्टेप 3 में। अंत में जब कर्ज नहीं चुका पाता तो उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, जिसे हम सेल ऑफ एसेट्स या डीपेजेंटाइजेशन कहते हैं। ये प्रोसेस फार्मर को ओनर से लेबरर बना देता है। इसीलिए क्रेडिट सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये रूरल सोशियोलॉजी और फार्मर की डिग्निटी का सवाल है। हमें समझना होगा कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का मेन ऑब्जेक्टिव इस साइकिल को तोड़ना है, ताकि फार्मर डेट की वजह से अपनी लैंड न खो दे। समझ आया? पिछली स्लाइड में हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट जरूरी है, लेकिन बैंक्स नेचुरल तौर पर एग्रीकल्चर को लोन देना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक हाई रिस्क एक्टिविटी है। मॉनसून फेल तो लोन फेल। अगर बैंक्स को मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाए तो वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स और सिटी बिजनेसमैन को लोन देंगे, जहां प्रॉफिट मार्जिन हाई है और रिस्क लो। इस मार्केट फेलियर को करेक्ट करने के लिए आरबीआई एक डंडा यूज करती है, जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल कहते हैं। ये एक रेगुलेटरी मैंडेट है। इसका कोर लॉजिक ये है कि देश के डेवलपमेंट के लिए कुछ सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग बहुत क्रिटिकल हैं, भले ही वो बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबल ना हो। स्लाइड में दिए गए टोटल बैंक क्रेडिट कॉम्पोजिशन चार्ट को देखिए। आरबीआई कहता है कि हर कमर्शियल बैंक को अपने टोटल लोन अमाउंट, जिसे टेक्निकली एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट कहते हैं, का 40% हिस्सा प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना ही पड़ेगा। इस 40% के अंदर भी स्पेसिफिकली 18% एग्रीकल्चर के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन यहाँ एक और डीपर प्रॉब्लम थी। बैंक्स ये 18% कोटा बड़े फार्मर्स, बिग लैंडलॉर्ड्स को लोन देकर पूरा कर लेते थे और छोटे किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स खाली हाथ रह जाते थे। इसको एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने सब टारगेट इंट्रोड्यूस किया। 18% में से 10% स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उनके लिए होना चाहिए। ये एक माइक्रो लेवल इंटरवेंशन है, ताकि क्रेडिट जस्टिस एंश्योर हो सके। अब सवाल ये है कि अगर कोई बैंक ये टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या उसका लाइसेंस कैंसिल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पीएसएल सर्टिफिकेट्स, पीएसएलसीज का मैकेनिज्म आता है। अगर बैंक ए ने टारगेट से ज्यादा लोन दिया है और बैंक बी ने कम, तो बैंक बी अपने शॉर्टफॉल को कवर करने के लिए बैंक ए से सर्टिफिकेट खरीद सकता है। सिंपल है, ये कार्बन क्रेडिट्स जैसा सिस्टम है, मार्केट एफिशिएंसी मेंटेन करने के लिए। फिर भी अगर टारगेट मीट नहीं हुआ तो वो पैसा बैंक के पास नहीं रहेगा। स्लाइड के बॉटम राइट में फ्लो ऑफ फंड्स डायग्राम देखिए। वो शॉर्टफॉल अमाउंट आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में डिपॉजिट हो जाता है, जिसे नाबार्ड मैनेज करता है।
ये पैसा घूमकर वापस रूरल इकोनॉमी में ही आता है, रोड्स और ब्रिजेस बनाने के लिए। इसका मतलब है कि बैंक के पास दो ही रास्ते हैं, या तो फार्मर को लोन दो या फिर सस्ते रेट पर नाबार्ड को पैसा दो। ये सिस्टम बैंक्स को एक्टिवली रूरल लेंडिंग के लिए पुश करता है। अब हमने बैंक्स को मजबूर तो कर दिया लोन देने के लिए, लेकिन फार्मर को लोन एक्सेस करने में प्रैक्टिकल दिक्कतें आती हैं। सोचिए, खेती में खर्चा डेली बेसिस पर होता है। आज फर्टिलाइजर लाना है, कल लेबर की पेमेंट करनी है, परसों डीजल चाहिए। अगर हर बार फार्मर को बैंक जाकर लोन एप्लीकेशन भरना पड़े और अप्रूवल का वेट करना पड़े, तो खेती नहीं हो पाएगी। इस लिक्विडिटी क्रंच और टाइम डिले को सॉल्व करने के लिए 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लॉन्च किया गया। स्लाइड में केसीसी सैचुरेशन फनल डायग्राम देखिए। ये स्कीम अब सिर्फ क्रॉप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को भी कवर करती है। केसीसी का सबसे बड़ा फीचर है कि ये एक रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी है। इसका मतलब है कि फार्मर को बार बार अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। उसका एक लिमिट सेट होता है बेस्ड ऑन लैंड एंड क्रॉप, और वो कभी भी एटीएम या रुपे कार्ड से पैसा निकाल सकता है इनपुट्स खरीदने के लिए। जब हार्वेस्ट के बाद पैसा आए तो वापस जमा कर दे। ये फ्लेक्सिबिलिटी फार्मर को साहूकार, मनी लैंडर जैसी इंस्टेंट लिक्विडिटी देती है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटी के साथ। लेकिन सिर्फ एक्सेसिबिलिटी काफी नहीं है, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी अफोर्डेबल होनी चाहिए। मार्केट में नॉर्मल लोन रेट 9% के आसपास होता है, जो खेती के लिए महंगा है। यहाँ सरकार इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम माइस के थ्रू इंटरवीन करती है। स्लाइड के राइट साइड में कैलकुलेशन स्टैक इन्फोग्राफिक को ध्यान से समझिए। ये लॉजिक बहुत क्रूशियल है। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेट 9% है, लेकिन केसीसी के अंडर रेट 7% फिक्स किया गया है। जो बीच का गैप है 2%, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को पे करती है एज सब्सिडी। इसे हम इंटरेस्ट सबवेंशन कहते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि फार्मर टाइम पर पैसा वापस करे, ताकि क्रेडिट कल्चर बना रहे। इसलिए जो फार्मर प्रॉम्प्ट पेई है, टाइम पर लोन चुकाता है, उसे एडिशनल 3% इंसेंटिव मिलता है। तो गणित सिंपल है, 7% माइनस 3% इक्वल्स 4% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये 4% का रेट दुनिया में सबसे सस्ते लोन्स में से एक है। इस मैकेनिज्म का मकसद सिर्फ सस्ता लोन देना नहीं है, बल्कि फार्मर को फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिखाना भी है कि अगर आप टाइम पर पैसे वापस करोगे तो अगला लोन और सस्ता मिलेगा। ये बिहेवियर चेंज लाने का एक आर्थिक तरीका है। क्लियर है? हमने अभी तक कमर्शियल बैंक्स और फार्मर्स की बात की, लेकिन रूरल क्रेडिट स्ट्रक्चर के पीछे एक सुप्रीम पावर या एपेक्स बॉडी काम करती है, जिसका नाम है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1982 से पहले आरबीआई ही ये सब देखता था, लेकिन एग्रीकल्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी ज्यादा हैं कि एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी, शिवा रमन कमिटी की रिकमेंडेशन पर। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि नाबार्ड सीधे फार्मर को लोन देता है। नो, नॉट एग्जैक्टली, ये गलत फहमी है। स्लाइड में रीफाइनेंस मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट देखिए। नाबार्ड एक रीफाइनेंस एजेंसी है। जब बैंक फार्मर को लोन देता है तो बैंक का पैसा ब्लॉक हो जाता है। नाबार्ड उस बैंक को पैसा वापस देता है, रीफाइनेंस, ताकि बैंक और फार्मर्स को लोन दे सके। ये बैकएंड लिक्विडिटी सपोर्ट है जो सिस्टम को चालू रखता है। नाबार्ड के फंक्शन सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं है, ये 3 पिलर्स पर खड़ा है: फाइनेंस, सुपरविजन और डेवलपमेंट। सुपरविजन में ये आरआरबीज और कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्शन करता है ताकि वो फेल ना हो जाएं। डेवलपमेंट रोल में ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजी बैंक लिंकेज और ई शक्ति जैसे डिजिटाइजेशन प्रोग्राम्स चलाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट डेवलपमेंट फंड्स के थ्रू होता है। स्लाइड के राइट साइड में फंड इकोसिस्टम डायग्राम को देखिए, जो दिखाता है कि नाबार्ड कैसे अलग-अलग पॉकेट्स मैनेज करता है। सबसे प्रोमिनेंट है आरआईडीएफ, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जैसे हमने स्लाइड 2 में डिस्कस किया था, जब बैंक्स अपना पीएसएल टारगेट मिस करते हैं तो वो पैसा यहाँ आरआईडीएफ में आता है। नाबार्ड इस पैसे को स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन देता है, गांव में सड़क, नहर, कैनाल्स और वेयर हाउसेज बनाने के लिए। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रेडिट का कोई फायदा नहीं है। अगर सड़क नहीं होगी तो फार्मर उपज मंडी तक कैसे लाएगा? इसके अलावा स्पेशल नीड्स के लिए डेडिकेटेड फंड्स हैं। एलटीआईएफ, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, स्पेसिफिकली बड़ी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पीएमकेएसवाई को कंप्लीट करने के लिए है, जो सालों से अटके हुए थे। डब्ल्यूआईएफ, वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है।
इन फंड्स के द्वारा नाबार्ड सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि रूरल डेवलपमेंट का आर्किटेक्ट बन जाता है। वो इंश्योर करता है कि बैंकिंग सेक्टर का सरप्लस पैसा घूमकर वापस एग्रीकल्चर के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में लगे, जिससे लॉन्ग टर्म में क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़े। मेक सेंस? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सबसे बड़ा रिस्क अनसर्टेनिटी का है। फार्मर सब कुछ सही कर सकता है, अच्छी सीड्स, सही फर्टिलाइजर, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई या ज्यादा हो गई तो सब खत्म। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए इंश्योरेंस जरूरी है। 2016 से पहले कई स्कीम्स थी, NAIS, MNAIS, लेकिन वो फ्रैगमेंटेड थी। पीएम फसल बीमा योजना PMFBY को वन नेशन वन स्कीम के प्रिंसिपल पर लाया गया ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्म कवरेज मिले। इस स्कीम का सबसे रेवोल्यूशनरी एस्पेक्ट उसका प्रीमियम स्ट्रक्चर है। स्लाइड में प्रीमियम बैलेंस स्केल का विजुअल देखिए। इंश्योरेंस का बेसिक रूल है कि रिस्क के हिसाब से प्रीमियम। खेती में रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए एक्चुरियल प्रीमियम यानी एक्चुअल कॉस्ट कभी-कभी 20% या 30% तक चला जाता है। कोई भी फार्मर अपनी इनकम का 30% इंश्योरेंस में नहीं दे सकता। यहां गवर्नमेंट इंटरवीन करती है। PMFBY में फार्मर का शेयर कैप कर दिया गया है। खरीफ क्रॉप्स मॉनसून के लिए फ्लैट 2%, रबी विंटर के लिए 1.5% और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए 5%। बाकी जो भी एक्चुअल कॉस्ट बचती है, चाहे वो कितनी भी हाई हो, वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट 50-50 रेशियो में सब्सिडी के तौर पर भरती हैं। पहले की स्कीम्स में एक कैप होता था कि सरकार इससे ज्यादा सब्सिडी नहीं देगी, जिसका नतीजा ये होता था कि फार्मर को पूरा क्लेम नहीं मिलता था। PMFBY ने वो एक्चुरियल कैप हटा दिया है, मतलब फार्मर को पूरा क्लेम मिलेगा चाहे सरकार को कितना भी पैसा देना पड़े। लेकिन इंश्योरेंस में सबसे बड़ी समस्या डिले और डिस्प्यूट की होती है। फसल खराब हुई या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ट्रेडिशनली पटवारी खेत में जाकर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स CCE करता था, जो मैन्युअली होता था और इसमें करप्शन और डिले की संभावना होती थी। स्लाइड के राइट साइड में क्रॉप साइकिल रिस्क कवरेज टाइमलाइन देखिए। PMFBY ने इसमें टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन किया है। अब स्मार्टफोन्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट इमेजरी का यूज होता है यील्ड एस्टिमेशन के लिए। इससे ह्यूमन इंटरफेस कम होता है और क्लेम्स का सेटलमेंट फास्ट होता है। स्कीम ने रिस्क कवरेज को भी एक्सपैंड किया है। सिर्फ खड़ी फसल यानी स्टैंडिंग क्रॉप नहीं, बल्कि प्री सोइंग अगर बारिश ना होने से बुआई नहीं कर पाए, और पोस्ट हार्वेस्ट कटने के बाद 14 दिन तक अगर खेत में रखी फसल भीग गई, रिस्क्स को भी कवर किया गया है। ये एक एंड टू एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की कोशिश है। PMFBY में हमने देखा कि क्लेम का बेसिस एक्चुअल यील्ड लॉस है, यानी पहले फसल कटेगा, फिर वे होगा, फिर पता चलेगा कि नुकसान हुआ है। ये प्रोसेस एक्यूरेट है लेकिन स्लो है। लेकिन कुछ क्रॉप्स, स्पेशली हॉर्टिकल्चर फल सब्जी, जल्दी खराब हो जाते हैं और उनका हिस्टोरिकल यील्ड डेटा अवेलेबल नहीं होता। इसके लिए एक अलग अप्रोच चाहिए, जिसे वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम WBCIS कहते हैं। स्लाइड में दिया गया कंपैरिजन मैट्रिक्स PMFBY और WBCIS के बीच का फंडामेंटल अंतर समझाता है। PMFBY इंडेमनिटी बेस्ड है, नुकसान प्रूव करो, जबकि WBCIS पैरामेट्रिक इंश्योरेंस है। अब ये पैरामेट्रिक क्या है? इसका मतलब है कि पे आउट किसी पैरामीटर या ट्रिगर पर डिपेंड करता है, ना कि एक्चुअल खेत के नुकसान पर। स्लाइड का पैरामेट्रिक ट्रिगर मैकेनिज्म डायग्राम देखिए। मान लीजिए एक पैरामीटर सेट किया गया कि अगर बारिश 50 mm से कम हुई तो क्लेम मिलेगा। अब जैसे ही ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS ने रिकॉर्ड किया कि बारिश 40 mm हुई है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली ट्रिगर एक्टिवेट कर देगा और पैसा फार्मर के अकाउंट में भेज देगा। कोई इंस्पेक्टर खेत देखने नहीं आएगा, कोई CCE नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा स्पीड और ट्रांसपेरेंसी है। इसमें मॉरल हैजार्ड भी कम हो जाता है, क्योंकि फार्मर वेदर को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जबकि यील्ड रिपोर्ट में मैनिपुलेशन हो सकता था। WBCIS को अब रीस्ट्रक्चर्ड WBCIS RWBCIS कहा जाता है और इसके प्रीमियम रेट्स को PMFBY के साथ सिंक कर दिया गया है, वही 2%, 1.5%, 5% वाला रूल, ताकि फार्मर कंफ्यूज ना हो। ये स्कीम उन क्रॉप्स के लिए बेस्ट है जहां यील्ड मेजर करना मुश्किल है लेकिन वेदर सेंसिटिविटी हाई है। जैसे आम मैंगो की खेती में अगर गलत टाइम पर हवा चली तो फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, या अंगूर ग्रेप्स में अगर फ्रॉस्ट पाला पड़ गया तो फसल बर्बाद। ऐसे सिनेरियोज में वेदर ट्रिगर्स जैसे टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी ज्यादा इफेक्टिव प्रोटेक्शन देते हैं।
चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे कि वेदर स्टेशंस की डेंसिटी कम होना। अगर स्टेशन 20 किलोमीटर दूर है तो वो मेरे खेत का वेदर सही नहीं बताएगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस सेक्टर में एक पैराडाइम शिफ्ट है, फ्रॉम चेकिंग लॉस टू चेकिंग ट्रिगर्स। ये डिफरेंस क्लियर है ना? भारत में फार्म लोन वेवर्स कर्ज माफी एक बहुत ही सेंसिटिव और पॉलिटिकल मुद्दा है। इलेक्शन आते ही पार्टियां लोन वेवर प्रॉमिस करती हैं। सुनने में ये किसान की मदद लगता है, लेकिन इकोनॉमिक्स की नज़र से देखें तो इसके गहरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्लाइड में कॉजल लूप डायग्राम इस विशियस साइकिल ऑफ क्रेडिट कल्चर इरोजन को दर्शाता है। इस साइकिल को समझिए। जब लोन वेवर अनाउंस होता है तो जो किसान ईमानदार था और समय पर लोन चुका रहा था, वो सोचता है मैंने पैसे वापस करके गलती की, अगर मैं भी वेट करता तो मेरा भी माफ हो जाता। इससे मॉरल हैजर्ड पैदा होता है। अगली बार वो ईमानदार किसान भी विलफुल डिफॉल्टर बन जाता है। धीरे धीरे क्रेडिट कल्चर टूट जाता है, जहां लोग लोन को ग्रांट दान समझने लगते हैं। इसका दूसरा इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पर पड़ता है। जब बैंक्स को दिखता है कि लोन वापस नहीं आने वाला, तो वो लोन देना बंद कर देते हैं या स्ट्रिक्ट कर देते हैं। रिस्क अवर्स बिहेवियर। रिजल्ट ये होता है कि फ्रेश लेंडिंग रुक जाती है और वापस किसान क्रेडिट क्रंच में फंस जाता है। तीसरा और सबसे बड़ा इम्पैक्ट फिस्कल हेल्थ पर है। स्लाइड का रिसोर्स एलोकेशन ट्रेड ऑफ बार चार्ट देखिए। सरकार के पास पैसा सीमित लिमिटेड है। अगर वो पैसा लोन वेवर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया तो वो इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स में नहीं लग पाएगा। चार्ट में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिखाती है कि लोन वेवर शॉर्ट टर्मिज्म है। आज राहत मिलेगी, लेकिन कल फिर वही समस्या खड़ी होगी क्योंकि खेती में सुधार नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर वो पैसा कैपेक्स में लगता तो एसेट क्रिएशन होती जो लॉन्ग टर्म में इनकम बढ़ाती। इसलिए आरबीआई और उर्जित पटेल कमेटी बार बार ये कहते हैं कि लोन वेवर की जगह डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जैसे पीएम किसान या इन्वेस्टमेंट सपोर्ट जैसे तेलंगाना का राइथू बंधु देना चाहिए। इनकम सपोर्ट मार्केट को डिस्टॉर्ट नहीं करता और क्रेडिट कल्चर को नुकसान नहीं पहुंचाता। हमें किसान को कर्ज माफी नहीं, बल्कि कर्ज लेने की क्षमता और कर्ज चुकाने की आमदनी देनी चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो? इंडियन एग्रीकल्चर की एक बहुत बड़ी आयरनी या विडंबना ये है कि हम प्रोडक्शन में तो आगे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग और स्टोरेज में बहुत पीछे। हमारा ध्यान हमेशा हार्वेस्ट तक रहता था, लेकिन असली वैल्यू पोस्ट हार्वेस्ट में है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या एआईएफ इसी गैप को फिल करने के लिए FY 2020 में लॉन्च किया गया। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है खेत से बाजार तक के सप्लाई चेन को मजबूत करना। स्लाइड में सप्लाई चेन वैल्यू एडिशन का विजुअल देखिए। देखो, जब किसान फसल काटता है पॉइंट 1, तो अक्सर उसे तुरंत बेचना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज नहीं है। अगर वो कोल्ड स्टोरेज, सॉर्टिंग यूनिट या साइलो पॉइंट 2 यूज कर सके तो वो वेट कर सकता है जब तक मार्केट में प्राइस न बढ़े पॉइंट 4। इससे डिस्ट्रेस सेल रुकती है और प्राइस रियलाइजेशन बेहतर होता है। इस स्कीम का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये 1 लाख करोड़ रुपीस का कॉर्पस है, लेकिन ध्यान देना, ये सरकार सीधे ग्रांट नहीं दे रही। ये डेट फाइनेंसिंग स्कीम है। सरकार कह रही है कि आप वेयरहाउस बनाओ, हम लोन पर 3% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे 7 साल तक। मतलब अगर बैंक 9% मांग रहा है तो आपको 6% ही देना है। लेकिन बैंक्स अक्सर एफपीओज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या स्टार्टअप्स को लोन देने से डरते हैं क्योंकि उनके पास कोलैटरल नहीं होता। यहां क्रेडिट गारंटी CGTMSE का रोल आता है। स्लाइड के बॉटम राइट में देखिए। सरकार बैंक को गारंटी देती है कि आप लोन दो, अगर ये डूब गया तो हम जिम्मेदार हैं। ये रिस्क मिटिगेशन बैंक को कॉन्फिडेंस देता है लैंड करने के लिए। एआईएफ का बेनिफिशियरी इकोसिस्टम बहुत वास्ट है। ये सिर्फ इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए नहीं है, बल्कि पीएसीज, एसएचजीज, एग्री एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए भी है। मान लीजिए कोई स्टार्टअप स्मार्ट एगटेक लॉजिस्टिक्स शुरू करना चाहता है, या कोई एफपीओ ग्रेडिंग यूनिट लगाना चाहता है ताकि उनके आलू पोटैटो चिप्स बनाने वाली कंपनी को बेचे जा सकें। एआईएफ उन्हें फंड करेगा। स्ट्रेटेजिक गोल ये है कि हम एग्रीकल्चर को सिर्फ सबसिस्टेंस, गुजारा ना मानकर एक एंटरप्राइज बिजनेस की तरह ट्रीट करें। जब स्टोरेज और प्रोसेसिंग गांव के लेवल पर होगी, डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तभी वेस्टेज कम होगा और फार्मर ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बन पाएगा। ये स्कीम कंजम्पशन की जगह एसिड क्रिएशन पर फोकस करती है, जो पिछली स्लाइड की ट्रेड ऑफ प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन है। तो एआईएफ का इंपॉर्टेंस क्लियर है?